हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपकी जो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस लेवल की तैयारी करवाई जा रही है, इसमें अभी हम शुरू कर रहे हैं फाइनली एक्सरसाइजेस। यानी सर्कल्स चैप्टर की थ्योरी आपकी खत्म हो चुकी है और अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइजेस पर, जहाँ पे एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस उठाए गए हैं और उनको करवाया जाएगा ताकि आपके वो सारे कंसेप्ट जो हमने पढ़े उन्हें रिकॉल और कंसोलिडेट करवाया जा सके। ये सिंगेज का जो पूरा पैकेज है मैथमेटिक्स के लिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव पैकेज है जो बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव मैनर में आपकी तैयारी करवाता है। इसे उन्होंने एक्चुअली 5 अलग अलग बुक्स में डिवाइड किया है। 11th और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाती हैं किताबें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा, ट्रिगो, एवरीथिंग दे कवर बेसिकली। तो अब बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करेंगे, ये जानते हुए कि हमारा ये मॉड्यूल पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देता है। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, कोई भी ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन का हमारा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब आज से हमारी जो फिलॉसफी रहने वाली है वो बड़ी सिंपल सी है साहब। हम आज से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, और इन क्वेश्चंस को पहले मैं चाहूँगा आप ट्राई करेंगे और फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो हर बार जब भी कोई क्वेश्चन दिखाया जाए आप कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज, मैं ज़रा हट जाऊँगा स्क्रीन से एक तरफ और आप करिएगा उस क्वेश्चन को सहूलियत से ट्राई। लगेगा तो मैं हिंट ज़रूर दूंगा ताकि आप उसे कर लें, थोड़ा बहुत मदद ले लें, पर ट्राई आप ही को करना है। तो करेंगे क्या आप ट्राई? बिल्कुल करेंगे। यही मोटिव, यही इंटेंट और यही इरादों के साथ इन क्वेश्चंस को करना। जितनी भी एक्सरसाइजेज आएंगे, अब जितने भी क्वेश्चंस लाएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, सब कुछ करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और ये उन सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करेंगे और आखिर में हम जेईई एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब एक कंसोलिडेटेड तैयारी करेंगे। तो बिना किसी डिले के आप करते हैं शुरू। बहुत अच्छी किताब है जो कि आपको सच में जेईई एडवांस्ड लेवल तक लेकर जाएगी और बहुत थरो लेकर जाएगी, बहुत अच्छे से मेटिकुलसली लेकर जाएगी। शुरू करते हैं भाई। ये प्लेलिस्ट ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा, बड़ा आसान सा तरीका है। क्या करना है आपको, आप बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे ना तो आपको क्या दिखेगा पता है? इस प्लेलिस्ट का लिंक जहाँ लिखा होगा फुल प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको क्या करना है पता है? वहाँ लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस्ड। वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, प्लस बटन दिखाई देगा, वो सेव करके रखना ताकि आपके पास ये वीडियोज़ हमेशा आपके अकाउंट में सेव रहे। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, तो इसे कर लीजिए आप ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, मुझे जो दिख रहा है वो ये कि सर एक सर्कल दे दिया है उसने। अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो क्वेश्चन ज़रूर मैं समझा दे देता हूँ। एक सर्कल आपको दे दिया है, वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज। तो ये जो आपका ये जो सर्कल की इक्वेशन है ना, ये कोई ऑर्डिनरी या नॉर्मल सर्कल नहीं है, ये एक सर्कम सर्कल है। किसका? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक है सर, तो क्या? तो वो ये बोल रहा है, अच्छा उस ट्रायंगल की एक वर्टेक्स भी आपको बता दी है जो कि क्या है 1,1, मतलब वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी वन ऑफ द वर्टाइसेस इज 1,1। ठीक है सर। वो फाइनली आपसे बात कर रहा है द इक्वेशन ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल इज, मतलब वो जो सर्कम सर्कल की इक्वेशन दे दी है और वो आपसे इन सर्कल के बारे में जानना चाह रहा है, ये बात देते हुए कि वन ऑफ द वर्टेक्स इज एट 1,1। ज़रा अच्छे से इसे देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और मुझे बताइए। अगर आपको हिंट चाहिए तो पहली हिंट तो मैं दूंगा वो ये कि आप सोच के देखो, इस सर्कल का सर्कम सर्कल, इन सेंटर, सारी चीज़ें एक ही जगह होती हैं, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ये बात भूल रहे हो क्या सर? ऐसा क्यों? क्योंकि क्लियरली स्टूडेंट्स ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दूसरी कंडीशन या दूसरी हिंट जो मैं दूंगा वो ये कि 1,1 जो होगी भाई, जो कि सर्कम सर्कल है इसका, तो क्लियरली इस सर्कल पर लाई करेगा, तो 1,1 इसे सेटिस्फाई करेगा। और तीसरी हिंट ये होती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जो सर्कम रेडियस होती है वो इन रेडियस का डबल होती है। ये 3 अगर कंडीशंस आपने आराम से सोचकर दिमाग से अप्लाई की तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कैसे सर? समझते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जो बात है वो ये कि आपके पास पहली बात तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपके पास एक सर्कल है कुछ इस तरीके से कि सर वो जो सर्कल है वो आपके तीनों वर्टाइसेस से ऑफकोर्स पास होता है। ये जो सर्कल है तीनों वर्टाइसेस से पास होता है। इस सर्कल की इक्वेशन आपको दी गई है और आपके पास एक और सर्कल है टेक्निकली, जो कि आपको इक्वेशन ढूंढनी है
और वो सर्कल इस तरीके से है कि वो इस सर्कल इस ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। क्या आप मेरी बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं भाई? तो इस तरीके से आपको इस बाहर वाले सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है और इस अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। मेरी एक बात प्लीज ध्यान से सुनो और सोच के बताओ, जो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा, जो इस अंदर वाले सर्कल का सेंटर होगा यानी इन सेंटर होगा, जो इस बाहर वाले सर्कल का सेंटर होगा जो कि सर्कम सेंटर होगा, या फिर ऑर्थो सेंटर भी निकाल लेते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में वो सब सेम होते हैं। यानी कि सर इन सब का जो सेंटर है वो यहाँ होगा, और सबसे खास सबसे ज़रूरी बात ये कि इस सर्कल का सेंटर होगा -g, -f, तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो तो -g, -f ही होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कुछ भी कह लेता हूँ, लेट्स से मैं सी ही कह लेता हूँ, तो ये रहे आपके किसके कोऑर्डिनेट? सी के। इस बात से कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत? अच्छा सर एक और बात आप समझो, आप कह रहे हो कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसकी वन ऑफ द वर्टाइसेस इज 1,1, तो कहना इसे 1,1 इस सर्कल पर लाई करेगी। अरे करेगी कि नहीं? तो 1,1 इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो 1 1 2g + 2f + c। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 + 1 + 2g + 2f + c। यानी यहाँ से सर शायद मैं c की वैल्यू लिख पाऊँ, तो c की वैल्यू ऐसे ही बस निकालने का मन है तो क्या कहेंगे भाई, पूरा पार्ट उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कितना, डबल कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1 + g + f। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई थिंक ये जो c की वैल्यू हमने निकाली आप आसानी से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि इसका क्या मतलब है। ठीक है सर, अच्छी बात है, c की आपने वैल्यू निकाली, अब क्या? अब ध्यान से देखो और एक बात का जवाब दो, ध्यान से देखो और एक बात का जवाब दो। मुझे चाहिए इस इन सर्कल की रेडियस। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मुझे चाहिए इस इन सर्कल की रेडियस। ये कितना आसान है, सोच के देखना। आप हमेशा याद रखना, जो आपकी सर्कम रेडियस होती है वो डबल होती है इन रेडियस का। अगर मैं सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करूँ तो इन रेडियस को मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल आर से। मुझे इन रेडियस चाहिए, तो क्या सर इससे अच्छा आप ऐसा कह देते तो अच्छा नहीं लगता क्या, कि जो इन रेडियस होती है वो सर्कम रेडियस का हाफ होती है। और सर्कम रेडियस यहीं से निकलेगी ना, क्योंकि ये सर्कम सर्कल है, तो सर्कम रेडियस क्या होगी? सर्कम रेडियस मतलब ये वाली रेडियस, ये आपकी क्या होगी भाई? कैपिटल आर। और ये जो होगी ये क्या होगी भाई? ये होगी स्मॉल आर। तो कैपिटल आर को आप क्या कहोगे भाई? कैपिटल आर को आप कहोगे सर g² + f² - c। आई थिंक सर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस इन सर्कल की इक्वेशन को लिखने के लिए वो सारा डेटा मेरे पास है। लिख सकते हो क्या? आई थिंक सर अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँ तो इस रेडियस का हाफ, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वही होंगे -g, -f, वो नहीं बदलेंगे, वो इन सेंटर के भी वही होंगे। तो मैं लिखूंगा x - -g, तो क्या हो जाएगा? x + g का होल स्क्वायर प्लस y - -f यानी कितना? y + f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है सर? अगर मैं रेडियस का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो रेडियस है आपकी g² + f² - c। रेडियस का स्क्वायर मतलब अंडर रूट हटा दूं तो क्या लिखूंगा? g² + f² - c का हाफ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, ये आपकी सर्कम रेडियस है, तो इसके हाफ का स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाय 4। आई होप आप सोच पा रहे हो, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि अंडर रूट तो हटा दो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, लेकिन डिनोमिनेटर में तो 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो ये क्या दिखेगा सर? ये राइट हैंड साइड पर दिखेगा g² + f² - c डिवाइडेड बाय 4। इसमें एक बात और ध्यान से देखो सर, आप बड़े ध्यान से देखो और बड़े ध्यान से समझो कि ये जो c है, ये जो -c है, क्या इसकी भी वैल्यू लिख सकता हूँ? अगर माइनस यहाँ से उठा के यहाँ लगाए तो क्या -c की कुछ वैल्यू हमें पता है सर? 2 × 1 + g + f। -c की जो वैल्यू है वो 2 × 1 + g + f है ना, तो उस -c की वैल्यू 2 × 1 + g + f रखता हूँ और 4 को इधर ले आता हूँ। आई होप ये बातें आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x + g का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। क्यों सिंप्लीफाई कर लो सर? क्योंकि अगर मैं अब ऑप्शंस को थोड़ा देख लूँ तो कुछ अभी खासा आइडिया तो लग नहीं रहा है, बट ट्राई ज़रूर करते हैं। देखो इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 4 को इधर लेकर आता हूँ तो ये है 4 है ना, और इसे मैं भी ऐसा का ऐसे ही रखता हूँ x + g का होल स्क्वायर। ये 4 भी इधर लाता हूँ तो इसको ऐसे ही रखता हूँ क्या? y + f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो भाई, ये लिखा हुआ है g² + f², और -c मतलब c की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली है। -c की वैल्यू जो हम लिख रहे हैं वो क्या है? 2 × 1 + g + f है ना, तो यहाँ पर मैं रखूँगा क्या?
माइनस सी की वैल्यू जो कि कितनी है 2 टाइम्स 1 प्लस जी प्लस एफ, तो 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा 2g और ये हो जाएगा 2f। ऐसा क्यों किया, बस देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर निकल के आ रहा होगा शायद। अब देखो अगर मैं चीज़ें अब सिंप्लीफाई करता हूँ, अब अगर मैं फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ बढ़ता हूँ तो क्या निकल कर आ रहा है, देखो भाई सर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना। 4x स्क्वायर बनना तय है तो इसे बनाते हैं 4x स्क्वायर, ठीक है सर। और क्या जी स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा सर, ये बचेगा 4g स्क्वायर। अच्छा आप देख रहे हो इधर से ये जी स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये 4g स्क्वायर के बजाय अच्छा क्या होगा लिखना 3g स्क्वायर, कोई डाउट तो नहीं है। और क्या कर लोगे सर आप, और अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ मिलेगा मुझे 2gx, 2gx को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8gx, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या सर, सेम काम यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, है ना। 4f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 3f स्क्वायर, वो हो जाएगा 3f स्क्वायर। और क्या सर, यहाँ से मिलेगा 2yf या 2fy, और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8fy, कोई डाउट तो नहीं है भाई। और क्या बच जा रहा है सर, और अगर यहाँ से चीज़ें उठाएं तो ये 2g 2f और 2b तो आएगा, तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा -2g -2f और ऑफ कोर्स -2 इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक ऐसा कुछ मुझे किसी ना किसी ऑप्शन में दिखना चाहिए। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ऐसा कुछ मुझे किसी ना किसी ऑप्शन में दिखना चाहिए। और अगर मैं ऐसा कुछ किसी ना किसी ऑप्शन में ढूंढना, देखना या फिगर आउट करना चाहूँ तो ऐसा मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ज़रा गौर से देखो। आई थिंक अब अगर हम ऑप्शंस मैच करें तो सर ऑप्शन ए तो कतई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है और ऑप्शन सी भी मुझे बहुत दूर तक नहीं दिख रहा है। अब ऑप्शन बी और डी की लड़ाई है। आई होप आप देख पा रहे हो कि सर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर इस तरीके से सॉर्टेड नहीं है ना, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर इस तरीके से सॉर्टेड नहीं है जो ऑप्शन ए और सी में है। आप देखो ऑप्शन ए और सी में बिल्कुल 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर gx और fy दिख रहे हैं, बट बाकी चीज़ें भी तो दिख रही हैं। तो बाकी चीज़ें ऑप्शन ए और सी से तो नहीं मिलने वाली। अब बचे ऑप्शन बी और डी, तो अगर मैं ऑप्शन बी और डी को सिंप्लीफाई करूं तो देखो ये पार्ट तो मुझे दिख रहा है, ऑप्शन बी का ये पार्ट तो मुझे दिख रहा है। तो इस वाले पार्ट को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो अगर ऑप्शन बी का हिस्सा हमारे रिक्वायर्ड डिजायर्ड जो हमारा आंसर आ रहा है उससे मैच हो जाए तो बात बन जाएगी। तो थोड़ा ध्यान से देखो, देखो 1 इंटू 1 और ये 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 2, तो मुझे 2 तो दिख रहा है और ऑफकोर्स राइट हैंड साइड पर, है ना। तो 2 तो मुझे दिख रहा है सर, 2 अगर मैं लेकर गए तो राइट हैंड साइड पर 2 मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स सर ये तो दिखना तय है। मैं बस चीज़ें मैच कर रहा हूँ फटाफट ताकि मेरा आंसर अगर यही हो तो बात बन जाए। अब सुनिएगा सर ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना, ये -g ये +3g, तो कितना बचेगा 2g। क्या हमारे पास 2g है, ज़रा देखते हैं सर, क्या हमारे पास 2g है? हाँ सर है, क्योंकि वो ऑफकोर्स उधर जाएगा तो +2g हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, साइन अपोजिट ही मिलने तय है ना। सर एक और चीज़ आपने नोटिस नहीं की, आपने अभी क्या किया, अभी आपने इससे मल्टीप्लाई नहीं किया तो बचा -3g स्क्वायर। सर ये भी है, कैसे है देखो ज़रा ध्यान से, -3g स्क्वायर कैसे है, ये 3g स्क्वायर उधर जाएगा तो -3g स्क्वायर। सर ये पार्ट तो मिला है ना। सिमिलरली सेम बेसिस पे क्या मुझे -2f के साथ 3f स्क्वायर मिलना चाहिए? आई थिंक -2f के साथ अगर मुझे 3f स्क्वायर मिल गया तो बहुत खुशी की बात है। देखो भाई ज़रा, अगर मैं इन दो चीज़ों को भी ढूंढ लाया तो देखो 3f -f कितना, -2f, क्योंकि ये उधर गया है तो अभी ये +2f दिख रहा है, बट इस तरफ -2f ही होगा, बिल्कुल सही। और एक और बात ध्यान से देखो, 3f इंटू एफ ये हो जाएगा -3f स्क्वायर, तो बिल्कुल सर ये भी आपको दिखेगा जब ये 3f स्क्वायर उधर जाएगा। तो मुझे सारी टर्म्स मिल गई हैं, क्योंकि बची हुई जो टर्म्स हैं वो तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी हुई है। तो सर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। एक आसान सा सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन जिसमें मेरा यकीन है किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इसे देखो क्या लिख रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द रेडाई ऑफ द लार्जेस्ट इन द स्मॉलेस्ट सर्कल्स विच हैव। तो सर दो चीज़ों पर बात हो रही है, एक तो कैसा लार्जेस्ट और एक कैसा स्मॉलेस्ट, इस बारे में सोचिएगा थोड़ा, और उनकी रेडाई का डिफरेंस। तो वी आर आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन द रेडाई, वो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सर्कल बनेंगे उनके रेडियस का, दोनों की इंडिविजुअल का डिफरेंस। कैसे लार्जेस्ट कैसे स्मॉलेस्ट वो सुनते हैं। उनके जो सेंटर होंगे वो सर्कमफेरेंस पर होंगे, किसकी, इस सर्कल की, ठीक है। और वो दोनों सर्कल्स आपके a, b से पास होंगे, वो दोनों सर्कल्स आपके a, b से पास होंगे। सर a, b तो मेंशन्ड ही नहीं है, a, b तो बताया ही नहीं है, तो कैसे सोचेंगे सर, क्या करेंगे? अच्छा मैं आपको अगर हिंट देना शुरू करूं, अगर मैं पहली हिंट आपको दूं
तो इस क्वेश्चन को करने में पहले तो आप इस सर्कल को देखो। इस सर्कल को इसलिए देखो क्योंकि आप इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो क्या? जब आप ये निकाल लोगे तो आप खुद 2 पल के लिए इमेजिन करो ऐसे 2 सर्कल्स जो कि क्या रखते हो, जो कि सबसे बड़े और सबसे छोटे सर्कल बन पाए इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए कि उनके सेंटर इस गिवन सर्कल की सरकमफेरेंस पर हो और ऑफ कोर्स वो पॉइंट A, B से पास हो रहे हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं जो बात कह रहा हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से विजुलाइज करवाता हूँ। देखना यहाँ पर क्या लिख रहा है वो। पहले तो इस सर्कल को देखो सर, इससे देख कर मुझे जो आता है आइडिया वो ये कि ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। -1, -2 पर आपके सर्कल का सेंटर होगा जो आपको गिवन सर्कल है उसका। ठीक है सर, -1, -2 पर हम एक सर्कल ले लेते हैं, सेंटर डेट -1, -2। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है -1, -2 पर। ठीक है सर, और क्या इसकी रेडियस बता सकते हो क्या? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 - 4 यानी 5 + 4 9, 9 का √3। तो इसकी रेडियस कितनी होगी सर? इसकी रेडियस हो गई 3। इसकी रेडियस हो गई 3। लिख लेंगे ना, मैं याद है रेडियस 3 है। अब सुनना ध्यान से, एक पॉइंट है A, B, मुझे पता है क्या? नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कहीं ना कहीं लेट्स से देयर इज अ पॉइंट कौन A, B। अब आप मुझे एक ऐसा छोटे से छोटा सर्कल बता सकते हो क्या? एक छोटे से छोटा सर्कल जिसका सेंटर हो इस सर्कल पर, जिसका सेंटर हो इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर और वो A, B से पास हो रहा हो। सर जो A, B से सबसे पास होगी ना लाइन, जो A, B से सबसे पास होगी लाइन, मतलब जो A, B के नियरेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल बनेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर मैं A, B से नॉर्मल ड्रॉप करूँ इस सर्कल पर, अगर मैं A, B से नॉर्मल ड्रॉप करूँ इस सर्कल पर, तो वो सर्कल सर आपका सबसे छोटा सर्कल होगा। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनना, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना। सर A, B से जो आपने नॉर्मल ड्रॉप किया है ना, ये यहाँ पर अगर उस सर्कल का सेंटर हुआ और अगर वो A, B से पास हुआ तो ये वो स्मॉलेस्ट सर्कल बनेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? आई थिंक आप बातें समझ तो पा रहे हो और अच्छे से समझ पा रहे हो। मतलब ये जो सर्कल रहा होगा जो कि थोड़ा सा ऑफकोर्स अभी छोटा बना है, इसे मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, तो ये जो सर्कल रहा होगा ना सर, ये आपका वो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा। इससे छोटा सर्कल आप नहीं बना सकते। दोनों बातें चाहिए ना, उसका सेंटर इस सर्कल पर होगा और वो A, B से पास होगा। तो आप खुद सोचो कि इसके अलावा कुछ और इमेजिन कर सकते थे? आई थिंक नहीं। अब क्या? अब मुझे चाहिए लार्जेस्ट सर्कल। लार्जेस्ट सर्कल की भी खास बात क्या रहेगी? वो A, B पर से पास होगा और इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करेगा। सर सबसे बड़ा सर्कल, तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा? ऑफ कोर्स उसका एक कोऑर्डिनेट होगा A, B, और A, B से जो नॉर्मल ड्रॉ किया है सबसे दूर ये पॉइंट है ना A, B से। तो अगर वो A, B और इसको डायमीटर ट्रीट कर दे तो बात बन जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो सर मतलब डायमीटर नहीं, A, B एक एंड और एक ये सेंटर। तो अगर A, B और इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बना पाए आप, तो ऑल्दो ये सर्कल यहाँ पर पॉसिबल करना क्रिएट करना मुश्किल होगा, बट मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें कैसी दिख रही होंगी। मैंने थोड़ा बड़ा फिगर ले लिया, बट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपसे कि वो सर्कल A, B से जा रहा होगा, वो सर्कल A, B से जा रहा होगा और उस सर्कल का जो सेंटर होगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये होगा। बहुत कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स? वो आपका लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल होगा, सबसे बड़ा सर्कल होगा। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर होगा यहाँ इस सर्कल की सरकमफेरेंस पर और वो पास हो रहा होगा A और B से। तो A, B से जो सबसे दूर पॉइंट है वो ये है और A, B के जो सबसे पास पॉइंट है वो ये है। कैसे बनाया सर? A, B से एक नॉर्मल ड्रॉप करके। कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से? नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ो आप, तो मुझे सारी बातें छोड़ के आप ये बात बताओ, उसने क्या पूछा था? उसने इन दोनों सर्कल्स की रेडियस का डिफरेंस पूछा था। एक बात बताओ, एक बात बहुत ध्यान से सोच के बताना, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, जो लार्जेस्ट सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस। देखना आप ये क्वेश्चन कैसे खत्म होगा। अगर मैं इसे कहूँ A, इसे मैं कह दूँ C और इसे मैं कह दूँ B और इसे मैं कह दूँ लेट्स से D, तो आप मुझे बता सकते हो जो लार्जेस्ट सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? लार्जेस्ट सर्कल की रेडियस है AD। आई होप आप समझ पा रहे हो। उसे मैं कैपिटल R से डिनोट करता हूँ, उसे मैं कहता हूँ AD। स्मॉलेस्ट सर्कल की रेडियस कितनी है सर? स्मॉलेस्ट सर्कल की रेडियस है BD। तो स्मॉलेस्ट सर्कल की रेडियस कितनी है? BD। उसने आपसे क्या पूछा? दोनों का डिफरेंस। उसने आपसे पूछा दोनों का डिफरेंस, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R माइनस स्मॉल r मतलब आपसे वो पूछ रहा है AD माइनस BD। क्या आप मुझे बस ये देखकर आंसर बता रहे हो क्या, या मैं ही बताऊं? भाई ये तो बता दो।
सर आप कितने दिमाग से क्यों नहीं सोच पा रहे हो कि अगर ये है आपका AD और ये है आपका BD, तो अगर आप AD में से BD सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा भाई? सर वो बचेगा AB। और AB क्या है? AB इज नथिंग बट इस सर्कल का डायमीटर, गिवन सर्कल का डायमीटर। सर गिवन सर्कल की रेडियस जितना मुझे याद आ रहा है 3 थी, तो इसका डायमीटर कितना होगा 6, तो AB की लेंथ कितनी होगी 6, और 6 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। एक बहुत बेसिक, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो सीधे सीधे इंट्यूशन से किया जा सकता है अगर आपने बातें अच्छे से सीखी और समझी हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी सर, इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन A। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछो। सर बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, बस यही तो कंडीशन थी क्या कि हमें ये इंश्योर कर लेना था कि A, B से पास होने वाला सर्कल जिसका सेंटर यहाँ प्लेस्ड है वो ये छोटे से छोटा ही होगा जो कि इससे सबसे क्लोजेस्ट होगा, तो A, B का नॉर्मल जो यहाँ, और A, B से दूर सबसे कौन होगा? सर वो ये जो सबसे दूर जा रहा होगा। डायमीटर ही तो आपको क्लोजेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट देता है, आप हमेशा ये बात याद रखना। मसला ये था इस क्वेश्चन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सटली पूछा गया वो ये, इस पॉइंट से सबसे पास और सबसे दूर पॉइंट कौन है? बस वहीं पे अगर आप थॉट ले आते तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इस बेसिक से कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। और ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें आप जानते हो, सर्कल की रेडियस वगैरह सब कुछ। सेंटर हैज़ नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन, एनीवे हमने निकाल लिया। आसान था, आसान था कि नहीं? मेरा यकीन करिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे तो फिर गड़बड़ होगी। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं ज़रूर हिंट देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है भाई। क्वेश्चन में पहले तो लिखा है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस। तो सर एक रोम्बस है ABCD जिसमें आपने सर्कल को इंस्क्राइब किया विद वन एंगल एट 60 डिग्री। अब रोम्बस है सर, तो रोम्बस का एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, ठीक है सर, है ना। रोम्बस है तो ऑफकोर्स चारों एंगल सेम होंगे, तो 60 60 60 60 टोटल 360 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या सर, है ना, और क्या और क्या और क्या और क्या? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द नियरेस्ट वर्टेक्स। तो रोम्बस के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया, रोम्बस के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया, और उस सर्कल के मतलब उस सर्कल के सेंटर से रोम्बस की जो सबसे क्लोजेस्ट वर्टेक्स है उसकी जो डिस्टेंस निकल कर आई है सर वो है 1 के इक्वल। क्या बात आपको समझ आ रही है? ठीक है सर, मान लिया। फिर वो कह रहा है सर्कल पर एक कोई भी रैंडम पॉइंट में ले लूं और उसके अगर रोम्बस के अलग अलग वर्टाइसेस से डिस्टेंसेस का स्क्वायर का सम करूं तो वो किसके इक्वल होगी, आपको ये बताना है। आप सारी बातें छोड़ो, आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को इमेजिन करो। मेरा आपसे बस ये कहना है कि अगर इस क्वेश्चन को इमेजिन ही करना है तो हम हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग क्यों ना करें, हम हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्यों ना करें? बिल्कुल करेंगे। तो अगर हम हमारी सहूलियत हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे सर? सर सबसे पहले तो ये आपका क्या हो जाएगा y एक्सिस, और इसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। आई होप ये बातें आप समझते हैं अच्छे से, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर जब ये y एक्सिस और x एक्सिस बने तो मैं एक ऐसा सर्कल लूँगा जो कि ऑफकोर्स आपका कहाँ सेंटर्ड होगा, जो कि ऑफकोर्स सर आपका ओरिजिन पर सेंटर्ड होगा। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि मुझे अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी है ना। अब आपको क्या चाहिए था सर? अब आपको चाहिए था एक रोम्बस, तो ठीक है रोम्बस बनाते हैं, और उस रोम्बस के अंदर इस सर्कल को इंस्क्राइब आपने किया था। उस रोम्बस के अंदर आपने इस सर्कल को क्या किया था सर? इंस्क्राइब। तो लेट्स से ये वो इंस्क्राइब्ड सर्कल है जिसको हमने एक रोम्बस के अंदर इंस्क्राइब किया है। क्या आप मेरी बातें समझ, सुन और देख कर अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं जो बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? भाई हमने हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक रोम्बस बना लिया है। आई होप ये रोम्बस जैसा दिख रहा है और हम कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, और मैं इसे अपने बेस्ट पॉसिबल वे में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ़ या दिक्कत ना हो। तो सर ये एक रोम्बस है। आई थिंक बहुत प्रॉपर रोम्बस ना बना हो, शायद ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, बट आई होप आप समझ पा रहे हो। एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब क्लियरली एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं, याद आ रहा है? अब अगर ऐसा है तो ऑफकोर्स सर मुझे ये जानने में कोई हर्ज या तकलीफ नहीं है कि ये किसके अंदर बना है सर। ध्यान से देखना, द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस with one angle 60 degree, the distance from the center to the circle to the nearest vertex is equal to 1। मैं ये मान लेता हूँ कि इसकी जो नियरेस्ट वर्टेक्स है वो कौन सी है?
इसकी जो नियरेस्ट वर्टेक्स है वो मैं मान लेता हूँ ये है ना, सुनना ध्यान से। और वो कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से इस रोम्बस की नियरेस्ट वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी है 1, और अगर ये 1 है तो कहना है इसे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,1 और सिमेट्री से इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या 0,-1। बट खबरदार आपने इसके कोऑर्डिनेट्स 1,0 और -1,0 रखे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, ये थोड़ा स्क्वीज्ड होगा है ना, ये कुछ ऐसा बना होगा, नियरेस्ट वर्टेक्स होगी और आपकी दूर वाली वर्टेक्स भी होगी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होगी। आई होप आप बातें डाइजेस्ट कर पा रहे हो जो मैं आपको समझाना कहना है बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो सर अब आप क्या कहने या क्या सोचने वाले हो, क्या करने वाले हो, बात इस पर करते हैं। अब एक क्लू आपको जो दिया गया था वो ये, इससे लाइन को ध्यान से पढ़िए कि जब वो कह रहा था कि सर 1 एंगल 60 डिग्री विद 1 एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री वाले एंगल का क्या मतलब है, अगर एक एंगल 60 डिग्री का बन रहा है तो उससे क्या निकल कर आ रही है चीज़ें, सुनो ध्यान से। अगर एक एंगल 60 डिग्री का बना तो सर सिमेट्री के लॉ से बहुत कुछ मजेदार सा होने वाला है। मैं मान लेता हूँ ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये बताओ ये कितना होगा। सर ये एंगल क्लियरली होगा 30 डिग्री, क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर ये एंगल होगा 30 डिग्री। एक काम ऐसा करूँ क्या कि सर इस सर्कल के सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ? आप में से किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई आपत्ति? जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या होगा सर, ध्यान से देखो, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो देखो भाई ये है 30, तो कहना है इसे कि सर ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 30 है 90 तो ये कितना सर, ये हो जाएगा 60। अगर ये 60 तो ये पूरा 90, तो ये भी कितना होगा सर, वापस ये होगा 30 डिग्री। अब सुनिएगा आप काम की बात, ये होगा कितना 30 डिग्री। अब बहुत काम की बहुत ज़रूरी बात सुनना, क्योंकि इससे आप ये क्वेश्चन खत्म कर दोगे। ऐसे कैसे कर देंगे सर, सुनो तो। एक बात बताओ सर, अगर ये है ओरिजिन, इन्हें मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ A, B, C और D। मुझे एक बस इतनी सी बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये जो है, मतलब मैं इसको नाम दे देता हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो लेट्स से मैं इसे नाम देता हूँ P। क्या आपको OPB ये जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा? मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल OPB में। सर ट्रायंगल OPB में ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मुझे क्या पता नहीं है और क्या पता करना है, इस बारे में आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बात समझना है स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात है। मुझे बस अगर ये पता चल जाए किसी तरीके से कि इस सर्कल की ये लेंथ कितनी है, जो कि बेसिकली क्या है रेडियस, तो क्या है पता की जा सकती है? सर आप दोनों पता कर सकते हो, आप ये भी पता कर सकते हो और आप ये भी पता कर सकते हो। क्यों पता करना है? 2 मिनट थोड़ा पेशेंस, बस पता करना है, कोई रीज़न रहा होगा। तो पहले तो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से OP, बस ऐसे ही करना है, बात करेंगे क्यों पता करना है। अगर मैं OP पता करना चाह रहा हूँ तो देखो ये है एंगल, और ये है आपका उसके नीचे की साइड, तो ये है बेस, और आपको हाइपोटेन्यूज पता है, तो आपको बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए, तो cos थीटा, तो मैं ले रहा हूँ cos 30। अब cos 30 क्या होगा, ध्यान से देखना सर, cos 30 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा OP अपॉन OB, तो ये कितना होगा सर OP अपॉन OB। अच्छा OB की लेंथ कितनी है सर, OB 1 यूनिट का है। आई होप ये तो बात आप समझ पा रहे हो। तो OB 1 यूनिट का है, तो ये तो हो जाएगा 1, तो OP की वैल्यू कितनी आएगी cos 30 कितना होता है सर, cos 30 होता है √3/2। सर OP के आ जाने से क्या पता चल रहा है, चलो मान लो OP मुझे पता चल गया। अब OP के आ जाने से जो आपको पता चल रहा है वो ये कि आप OA निकाल सकते हो। क्या आप निकाल के बता सकते हो OA? ज़रा सोच के देखो कि OA आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो। एनीवे अगर आप सीधे OB और OA में देखते तो भी निकाल सकते थे, वैसे भी निकाल सकते थे, इतना घुमा फिरा के करने के बजाय मैं उस तरीके पर बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जिस तरीके पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो क्या है, प्लीज़ इस बात को समझो स्टूडेंट्स। जैसे कि देखो, इतना मत करो, इतना कुछ करे बिना भी आप सीधे निकाल लेते, मैंने थोड़ा सा उसे घुमा दिया। मेरा कहने का मतलब है, देखो ये कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ना, मतलब क्यों करना है पता नहीं क्यों, मेरे दिमाग में पता नहीं इतना घुमा फिरा के चीज़ें करने को थॉट आया। मैं कहता हूँ सर ऐसे मत सोचो, और ये PV लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो ये बोलो, आप तो बस ये बताओ, अगर मैं ट्रायंगल OAB की बात करूँ, ट्रायंगल OAB की बात करूँ, तो ये 30 डिग्री है क्या? हाँ सर है। अगर ये 30 डिग्री है तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, पता नहीं क्यों मैं ये सब करवा रहा हूँ आपसे। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, अगर ये 30 डिग्री है, सुनना ध्यान से, तो देखो मुझे क्या पता है, मुझे OB पता है और मुझे OA पता करना है। मुझे OB पता है और मुझे OA पता करना है। बात समझ पा रहे हो क्या? ये एंगल है,
परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या मैं 1030 की हेल्प ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो सर। तो जैसे ही आप 1030 की हेल्प लोगे तो 1030 क्या बोलेगा सर? वो बोलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ओ बी अपॉन ओ ए। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ओ ए कितना हो जाएगा सर? ओ ए जो आप निकालना चाह रहे हो जाएगा ओ बी अपॉन 1030। ओ बी कितना है सर? ओ बी है 1 अपॉन 1030। 1030 कितना होता है? 1/√3। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। तो ओ ए कितना आ जाएगा सर? ओ ए आ जाएगा √3। अब जैसे ही ओ ए आया √3 तो कहना है सही कि सर ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे √3, 0। पता नहीं क्यों मैं बहुत घुमा फिरा के करा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी आपके साथ ही अक्सर ऐसा होगा कि आप कुछ करते करते पहुँच रहे होंगे, बाद में लगेगा कि सर इतना घुमा के गए, ऐसे तो हम यही आ जाते। ऐसा होगा, सॉल्व करते करते वक्त ऐसा होगा। ये जेन्युइन है, स्वाभाविक है, ये नेचुरल। तो ये हमें कुछ 4 पॉइंट्स मिल गए। अब क्या? अब मेरा आपसे ये पूछना है कि अगर मैं इस पर एक रैंडम पॉइंट मान लेता हूँ P, इस पर कहीं भी एक रैंडम पॉइंट मान लेता हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूँ h, के। अब उसने आपसे क्या कहा है? इस P पॉइंट की A से, B से, C से और D से डिस्टेंसेस का स्क्वायर्स का सम। तो आप सोच के बताओ, P से जब A की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा सर? वो होगा, आई होप आप देख पा रहे हो, P से A की जो डिस्टेंस निकालूंगा वो क्या होगा? h माइनस √3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर। तो पहले तो मैं PA निकालता हूँ, तो कितना होगा सर? वो होगा h माइनस √3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। और अंडरूट का स्क्वायर तो अंडरूट कैंसिल, क्योंकि PA का स्क्वायर है। फिर मैं निकालता हूँ PB, तो h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, है ना? तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस ऑफकोर्स क्या? k माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया PB स्क्वायर। फिर PC स्क्वायर क्या आएगा? आप ध्यान से देखो सर, PC मतलब क्या? h प्लस √3 प्लस के स्क्वायर, है ना? h प्लस √3 का स्क्वायर और फिर k का स्क्वायर। क्या आप बात समझ रहे हैं? बस आपको यही करना है, यहाँ पे इसी टर्म को ऐसे लिख देना है, h प्लस √3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। और एक छोटी सी टर्म और क्या आप निकालोगे? PB, वो क्या होगी? h स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वो कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट, कोई परेशानी? आई थिंक चीज़ें इस तरीके से आपको दिखनी चाहिए। ये आपकी वो वैल्यू है जो वो इस क्वेश्चन में ढूंढ रहा है, पूछवा रहा है। तो निकालते हैं सर, इस बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या है। ध्यान से देखो भाई, 1 मिनट थोड़ा ध्यान से देखो, बात समझना, बात समझना। ये हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है सर? ये h स्क्वायर एक आएगा आपका यहाँ से, है ना? सुनना ध्यान से। यहाँ से √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है सर? अब जो मिलेगा वो होगा माइनस 2h √3 और यहाँ से मिलेगा 2h √3, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, ये है k स्क्वायर, तो k स्क्वायर और k स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2k स्क्वायर। ये है h स्क्वायर, तो h स्क्वायर और h स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2h स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? 3h स्क्वायर। ऐसे ये 3k स्क्वायर भी होगा, जिस पे हम बात करेंगे अभी। और अदर और ये ज़्यादा होगा, बात करेंगे अभी इस बारे में ना। अभी तो हम सीधे सीधे सॉल्व करते हैं बिना कंफ्यूज हुए। और क्या सर? और ध्यान से देखो, k माइनस 1 के स्क्वायर में भी आपको चीज़ें दिखेंगी। k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2kh माइनस 2kh, तो वो कैंसिल। तो ये k स्क्वायर कितना? 2k स्क्वायर। तो 2k स्क्वायर और मिला, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। और 1 स्क्वायर मतलब 1, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आई होप ये दोनों टर्म्स हमने लिख दी। ये भी 1 स्क्वायर है, ये भी 1 स्क्वायर है, तो ये कितना मिलेगा सर? ये मिलेगा आपको 1 + 1 2, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक और बात पे गौर फरमाइए सर, यहाँ से मिलेगा h स्क्वायर प्लस 3, तो h स्क्वायर एक और ऐड हुआ तो वो कितना हो जाएगा? 4h स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4h स्क्वायर। और 3 + 3 कितना? वो हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6। आई थिंक चीज़ें आसान है, बिल्कुल आसान है सर। अब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं निकाल रहा था, जिसकी हमें ज़रूरत थी। सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात है, बहुत क्रूशियल बात है, प्लीज़ इस बात को सुनना। 4k स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और ये कितना है? 6 + 2 कितना है सर? ये है 8। अब सर आप h स्क्वायर और k स्क्वायर का क्या करोगे? अब आप h स्क्वायर और k स्क्वायर का क्या करोगे? कहना है इसे कि सर h स्क्वायर और k स्क्वायर इज नथिंग बट h स्क्वायर और k स्क्वायर इज नथिंग बट, अगर आप देखो, आई एम रियली सॉरी, पहले तो मैंने इस P पॉइंट को यहाँ बनाया। P जो पॉइंट है वो आपके सर्कल पर लाई करने वाला कोई पॉइंट है ना, मतलब सर्कल पर लाई करने वाला, मतलब ये पॉइंट। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज नथिंग बट h, k की ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि और अच्छी भाषा में मैं कहूँ तो सर टेक्निकली सर्कल पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का उसके सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर।
मतलब सर्कल की रेडियस का स्क्वायर, सर्कल की रेडियस का स्क्वायर। ये कैसे निकालेंगे सर? इसको निकालने का मेरे पास तरीका ये कि क्या मैं सर्कल की रेडियस निकाल सकता हूँ? कैसे निकालेंगे सोच के देखो सर। फिर वही बात, ये है 30 डिग्री, है कि नहीं सर? अब इस 30 डिग्री में ध्यान से देखना, मुझे OA पता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जैसे मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कहता हूँ Q, है ना? तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्रायंगल OQA में। ट्रायंगल OQA में ध्यान से देखना, यह है 30 डिग्री। मुझे 30 डिग्री के नीचे वाली साइड पता है ना? और ये क्लियरली एक 90 डिग्री एंगल है। तो मुझे हाइपोटेन्यूज पता है और मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर, 30 डिग्री के अपोजिट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या? साइन थीटा, यानी कितना? साइन 30। तो जब आप लेना चाहोगे क्या? साइन 30, तो क्या मिलेगा ज़रा देखो भाई, साइन 30 होगा इस 30 के सामने वाली साइड क्या? OQ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या? OA। कोई दिक्कत तो नहीं? OQ निकालना है सर, तो OQ क्या आएगा? ध्यान से देखो भाई, OQ जो आएगा सर वो होगा आपका OA साइन 30। OA कितना है? √3, तो √3 इंटू साइन 30। और साइन 30 कितना होता है सर? 1/2, तो हो जाएगा √3/2। पर एक मिनट सर, आप OQ नहीं निकाल रहे थे, आप तो OQ का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर निकाल रहे थे ना। तो OQ का स्क्वायर कितना होगा? 3/4। ये कितना होगा भाई? 3/4। तो आप h² प्लस k² की वैल्यू कितने रिप्लेस करोगे सर? आप रिप्लेस करोगे 3/4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/4 प्लस 8। सो दिस इज बेसिकली 3, और 8 प्लस 3 कितना? 11। सो दिस इज गोइंग टू बी क्लियरली नथिंग बट 11, विच हैपन्स टू बी ऑप्शन बी। क्या ये पूरा पार्ट आप सभी को समझ आया? क्या यहाँ तक कोई भी डाउट, परेशानी, दिक्कत या तकलीफ है स्टूडेंट्स? आई थिंक ये भी एक आसान सा, बड़ा ही मज़ेदार सा, डायरेक्ट सा, सीधा साधा सुलझा हुआ सा क्वेश्चन था। चलो, अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो आगे बढ़ें क्या? आगे अगर हम यहाँ से बढ़े तो अब आता है एक और आपके सामने क्वेश्चन। मैं ज़रूर इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, फिर आप ट्राई करेंगे, फिर हम साथ में करेंगे। क्या लिखा है देखो भाई, द एरिया बाउंडेड बाय दी सर्कल्स। कौन कौन से सर्कल? एक तो ये सर्कल, इसको देखकर ही कुछ चमकना चाहिए, और एक ये सर्कल, इसको देखकर भी कुछ तो चमकना चाहिए। एंड द पेयर ऑफ लाइंस, तो यहाँ पर उन्होंने एक और कंसेप्ट डिड्यूस कर दिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि आपने पढ़ा है। सर जीवन में सारी चीज़ें आसान थी, पर ये बहुत अजीब सा लगता है हमको। अब नहीं लगना चाहिए भाई ये अजीब सा। चलो पहले तुम समझते हो कहना क्या चाह रहा है, सुनना ध्यान से। वो आपसे ये कहना चाह रहा है, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, चलो इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसे देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो। सर अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि ये दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ऐसे कैसे कोसेंट्रिक हो गए? आप देखो ना, 0,0 0,0, तो दोनों का सेंटर 0,0 पर है, तो दोनों कैसे सर्कल हो गए सर? दोनों कोसेंट्रिक सर्कल हो गए हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो करते हो क्या? करते हैं सर। तो ये हो गया आपका 0,0, ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका सर्कल का सेंटर। और ऑफ कोर्स अगर देखूँ तो इस अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है सर? अंदर वाले सर्कल की रेडियस है 1, और बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है सर? बाहर वाले सर्कल की रेडियस है 2। क्यों? क्योंकि 4 यानी 2 का स्क्वायर। ये तो अब आप देख के ही समझ जाते हो ना। अब अगर यहाँ पर एरिया पूछा होता तो मैं कहता सर एरिया बाउंडेड बाय रीजन, मतलब वो इस रीजन का एरिया पूछ रहा है, और मैं तो सर ये तो बचपन से करता आ रहा हूँ, πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर, और ख़त्म हो जाता क्वेश्चन। पर उसने ऐसे नहीं ख़त्म होने दिया, वो तो आपको JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करवा रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ डाला गया। अब इसका क्या करें सर? इससे कैसे जूझें, इससे कैसे लड़ें? सवाल तो ये है। तो मेरा आपसे कहना है, क्या इसे देखकर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एक वो कंसेप्ट याद आता है जहाँ पर हमने ये बात की थी कि सर ये तो वो स्ट्रेट लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास होती हैं। सर ये तो वो स्ट्रेट लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास होती हैं, दोनों ओरिजिन से पास होती हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सर आपको कैसे पता चल रहा है? मेरा पता करने का तरीका बस इतना सा है कि अगर आप देखो तो ax² प्लस by² प्लस 2hxy, बाकी टर्म्स है ही नहीं। 2gx 2fy प्लस c जैसी कोई टर्म है ही नहीं। आपको याद आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स कि अगर मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करूँ तो हमने पढ़ा है ax² प्लस by² प्लस 2hxy। अगर ये आपको दिया जाए तो ऑफकोर्स 0,0 इसे सेटिस्फाई करता है। तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं ओरिजिन से पास होती हैं, मतलब दोनों ओरिजिन से निकलती हैं, दोनों ओरिजिन से गुजरती हैं। मतलब ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कुछ ऐसी निकलेंगी, कुछ निकलेंगी, जैसी भी निकलेंगी मुझे नहीं पता, पर कुछ निकल रही होंगी। एक ऐसी जा रही होगी
और दूसरी वाली कुछ ऐसी जा रही होगी, जैसी भी जा रही होगी मुझे नहीं पता, पर कुछ इस तरीके से जा रही होंगी। तो आपसे एरिया बाउंडेड बाय द रीजन जब पूछा जाए तो इन तीनों ने किसको बाउंड किया, इन तीनों ने जो बाउंड किया वो इसे किया कि इस तीनों ने मिलके इस रीजन को बाउंड किया। इसने बोला इससे ऊपर, इसने बोला इससे नीचे, इसने बोला इधर और इसने बोला इधर। तो आपसे इस रीजन का एरिया पूछा जा रहा है जो हम निकाल देंगे। पर ये रीजन के लिए सर सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, मुझे पता होना कि ये आर्क कितने का है, ये आर्क कितने का है। सर ये तो मुझे शायद निकालते आता है, ये तो मुझे शायद निकालते आता है। मैंने कुछ एरो ड्रॉ किए हैं, कुछ बनाए हैं। अब मुझे आप बता दो इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये आपको मैंने बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत और बहुत अच्छे से पढ़ाया था अभी। क्या आपको याद नहीं आ रहा कि सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में अगर मुझे ऐसी कोई इक्वेशन दे दी जाए तो उन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल यानी tan थीटा इज गिवन बाय मॉड ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ऑफकोर्स एच स्क्वायर माइनस ए बी के ऊपर आप क्या लगा लेते हो, आप लगा लेते हो अंडर रूट। तो यहाँ पर ये मैं अंडर रूट लगा दूंगा। क्या आपको ये फार्मूला याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या हमने ये फार्मूला नहीं पढ़ा था, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी? ऑफकोर्स अगर आपको मॉड नहीं लगाना है तो यहाँ मत लगाओ, क्योंकि ये तो वैसे भी अंडर रूट वाला पार्ट है, पर ए प्लस बी के ऊपर तो ज़रूर मॉड लगाना। याद आ रहा है क्या? बस वो मॉड लगाने की आदत है तो इस तरीके से आ जाता है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इनसाइड अंडर रूट अपॉन ए प्लस बी इनसाइड अ मॉड, दैट विल गिव यू द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस। तो सर बात करते हैं एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस। आप चाहो तो इसे पेयर वाइज स्प्लिट भी कर सकते हो, वैसे भी सोच सकते हो m1 और m2 की फॉर्म में, और वहाँ से भी एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan थीटा। पर मैं कह रहा हूँ उतना जाने के बजाय सर इसे ही देखो ना आप ध्यान से, a कितना है अंडर रूट 3, b कितना है अंडर रूट 3 और 2hxy, तो h कितना है सर? अगर ये इधर आए तो 2h यानी 4 कितना होगा 2 इंटू 2, तो h की वैल्यू होगी -2। मतलब अगर आपको मैं बातें समझाना चाहूँ तो देखो भाई, a कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, b कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 और h हो जाएगा आपका टेक्निकली -2। और यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालोगे तो देखो भाई tan थीटा निकालते हैं तो h स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस ए बी यानी कितना अंडर रूट 3 कितना 3, इस पर क्या लगेगा अंडर रूट अपॉन में a प्लस बी यानी अंडर रूट 3 दैट्स 2 रूट 3। सही लिख रहा हूँ क्या? कुछ गलत तो नहीं लिखा? h स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, और इस तरीके से आपका ये एंगल निकल कर आ रहा है, जो कि आ रहा है कुछ इस तरीके से, जिसे मैं लिख रहा हूँ कितना 1/2 रूट 3। बस एक इसमें छोटा सा करेक्शन फॉर्मूले में जो मुझे लग रहा है कि मैं क्यों गलती कर देता हूँ ऐसी, कि यहाँ पर 2 भी तो आता है भाई, ये क्यों नहीं लिखा हमने? यहाँ पर 2 आता है राइट, तो ये हो जाता है tan थीटा जो कि होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये हुआ 1, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जा रहा है सर? ये आ जाता है 1/√3 जो कि है ऑफकोर्स आपका क्या tan थीटा। क्या ऐसे देखकर मुझे थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो? tan का कौन सा एंगल आपका अंडर रूट 1/√3 होता है? सर मेरे ख्याल से 30 डिग्री, मेरे ख्याल से 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री। और जैसे ही आपको 30 डिग्री पता चला कि आपको इसका आंसर स्ट्राइक कर रहा है, सोच के देखो मैं क्या करूँगा, सोच के देखो। मुझे इस सेक्शन में अगर मैं बात करूँ आपसे, सर पहले तो आप इसका एरिया निकाल लो, फिर आप इसका एरिया निकाल लेना, और आई थिंक दोनों का डिफरेंस आपको आंसर दे देगा। अब सुनना, पूरा एरिया जो 2 पाई का होता है वो होता है πr²। अरे हाँ या ना? तो हम किस में इंटरेस्टेड है? 30 डिग्री में। तो पहले तो मुझे वो पोर्शन निकालना पड़ेगा जो चाहिए। तो पूरा होता है आपका 2 पाई जो कि होता है 360, लेकिन मुझे उसके 30 डिग्री वाले पोर्शन का एरिया चाहिए, मतलब मुझे इतना फ्रैक्शन चाहिए। क्या ये बात आप समझ पाए? अब बड़े वाले अगर सर्कल की बात करें तो वो होगा πr² यानी कितना 4 पाई, और अंदर वाले सर्कल की बात करें तो वो होगा ये πr² यानी क्या 1 इंटू पाई। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई इन बातों से? और सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 30/360, क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है कि 3 का 36 12 टाइम्स? क्या आपको सभी को दिख रहा है? तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई/12 जो कि कितना हो जाएगा π/4। और π/4 अगर मैं देखूं तो क्लियरली कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे आप? सर हम बिना सोचे समझे मार्क करेंगे ऑप्शन डी। डिड यू ऑल रियलाइज कितना आसान सा बेसिक सा एक क्वेश्चन है? और वो ऑब्वियसली किस क्वाड्रेंट में पूछ रहा था? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा था। मैंने इस लाइन को ठीक से नहीं पढ़ा, आई एम रियली सॉरी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछने का मतलब था कि ये रहेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये दोनों लाइंस ऐसी भी तो गुजर रही होंगी, तो ऐसा का ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो बनता। पर अगर वो पूरा एरिया पूछता तो आप इसका डबल लिख रहे होते π/2, पर उसने ये वाला एरिया नहीं पूछा, उसने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया पूछा। ये 0,0 है ना,
समझ पा रहे हो क्या? तो आई थिंक चीज़ें इस तरीके से होंगी और इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। बस एक गलती मैंने जो की वो ये कि मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं पढ़ा और उसके बिना बस ये लिख दिया। एक अच्छा ब्रेन पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ेगा और फिर से ये आंसर निकालेगा। आई होप आपको बात समझ आई, इसमें कोई डाउट नहीं है। चारों क्वेश्चंस मज़ेदार थे, चारों ही क्वेश्चंस बेहतरीन थे और इनके थ्रू आपने काफ़ी सारी इंसाइट सीखी है। एक्सरसाइजेज अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी तो शुरुआत हुई है उन कंसेप्ट्स को रिकॉल करने की जो अभी तक हमने सारे पढ़ लिए हैं। तो बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। बस अच्छे से बने रहिए, अच्छे से चीज़ें सीखिए, क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर सॉल्यूशंस देखिए। आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होते हुए देख रहे हो और इन्हीं से हम सारे कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करेंगे। ये हम सिंगेज के थ्रू IIT JEE मेंस और एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पूरा आपका 11-12 का सिलेबस कवर करते हुए मैथ्स की एक बेहतरीन सी तैयारी करवाती है। ये पूरा पैकेज है जो 5 बुक्स में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, फैक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट कर दिया, जिसमें डेली हम आपके लिए 2 लेक्चर्स रिलीज़ करें ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो सके। प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, जिस पर लिखा होगा फुल प्लेलिस्ट लिंक मैथ्स, सिंगेज मैथ्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस। इसे ओपन करना, प्लस बटन दिखाई देगा, तो ये प्लेलिस्ट आप अपने अकाउंट में सेव करके रख लेना। चीज़ें बहुत मज़ेदार होने वाली हैं, काफ़ी कुछ होने वाला है। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई शंका परेशानी हो तो कमेंट्स में लिखना, हम रिस्पॉन्ड करेंगे अगर कोई एरिया रेलेवेंट रही तो। बस एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर इट विद अमंग योर फ्रेंड्स एंड पीपल। मतलब जो भी आपके कनेक्शंस, एक्वेंटेंसेस, जो भी आपके नोन पीपल हैं, उनसे शेयर करिए, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, मतलब किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक हम अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। हम बहुत तमन्ना है, हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम चाहेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। आई थिंक चीज़ें आसान हैं। हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके आप उस तक भी पहुँच सकते हो बहुत आसानी से। आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारे क्वेश्चंस के साथ। बने रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और खूब मेहनत करो। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।